आज हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चार्जेस और उससे रिलेटेड फिनोमेनन्स का स्टडी होता है। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज मिलती हैं और इससे रिलेटेड हमें 4 मैक्सवेल इक्वेशंस मिलते हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के किसी भी फिनोमेन को एक्सप्लेन कर सकते होते हैं। हम लोग अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को वेक्टर कैलकुलस के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसके थ्रू हम पहले से मौजूद इक्वेशंस को दोबारा से वेक्टर कैलकुलस के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे और कुछ और न्यू इक्वेशंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वेक्टर कैलकुलस की स्टडी से पहले ये बात जरूरी है कि हमें पता हो कि एक वेक्टर और एक स्केलर क्या होता है। आप लोग में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि एक स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। पर क्या वेक्टर का ये डेफिनेशन कंप्लीट है? तो आप लोग में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि करंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसीलिए बहुत लोग वेक्टर के डेफिनेशन में ये मॉडिफिकेशन करते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा वेक्टर्स के पास ये फीचर होना चाहिए कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहे हों। बट क्या ये डेफिनेशन भी वेक्टर का कंप्लीट डेफिनेशन है? सो दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। ये डेफिनेशन भी गलत है। कैसे? हम इसे एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बास्केट है जिसके अंदर हमारे पास एप्पल्स और बनानास हैं। देन हम लोग एक क्वांटिटी n को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n इक्वल्स n1 i कैप प्लस n2 j कैप, वेयर n1 इक्वल्स नंबर ऑफ एप्पल्स and n2 equals number of bananas। क्या ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे इस डेफिनेशन प्रीवियस डेफिनेशन के हिसाब से इसके पास एक मैग्नीट्यूड है जो हम वेक्टर्स के नॉलेज के थ्रू जानते हैं कि कैलकुलेट किया जा सकता है, और साथ साथ एक डायरेक्शन भी है। और ध्यान से देखेंगे तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो कर रहा है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक बास्केट है, उससे रिलेटेड हम एक इस क्वांटिटी n को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू n1 i कैप प्लस n2 j कैप, एंड m एक दूसरे बास्केट से रिलेटेड सेम ऐसी क्वांटिटी होगी जिसे हम m1 i कैप प्लस m2 j कैप के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों बास्केट में कंबाइंड जो क्वांटिटी होगी, यानी जब दोनों बास्केट को आपस में मर्ज करके एक न्यू बास्केट में डाल देंगे, देन हम रिजल्टेंट बास्केट के लिए अगर हम सेम इसी को लिखने की कोशिश करेंगे तो हम ये ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड टोटल नंबर ऑफ बनानास डायरेक्ट उनके दोनों बास्केट में मौजूद जो क्वांटिटीज थी उनका सम होगा। देन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो कर रहा है, बट ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर एंड दैट इज व्हाई आवर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर इज रॉन्ग। इसी कारण से हमें वेक्टर्स के डेफिनेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए फिजिसिस्ट ने वेक्टर्स को एक डिफरेंट वे में डिफाइन किया है। आइए देखते हैं वो डेफिनेशन क्या है। फिजिक्स में वेक्टर्स को इस ढंग से डिफाइन किया गया है कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो वेक्टर की तरह बिहेव करे। अब वेक्टर तो ऑब्वियसली वेक्टर की तरह बिहेव ही करेगा, देन इस डेफिनेशन को हम कैसे पता लगा सकते हैं एग्जैक्टली? सो इसमें हम वेक्टर्स के रोटेशन के समय के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। जब जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में हम एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं उसे रोटेट किया जाए, इन दैट कंडीशन वेक्टर्स एक खास तरह के बिहेवियर्स को दिखाते हैं। जो भी क्वांटिटी उस बिहेवियर को फॉलो करती है उसे हम एक वेक्टर कहते हैं। आइए देखते हैं वो क्या बिहेवियर होता है। मान लीजिए हम एक 2 डायमेंशनल वेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं जो कि एक्स वाई प्लेन में है और इसका मैग्नीट्यूड a है और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इन दैट कंडीशन हम इनके कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं ax और ay। मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को किसी फाई एंगल से रोटेट कर रहे हैं। हमारे नए कोऑर्डिनेट एक्सिस x डैश y डैश प्लेन के रेफरेंस में हम इनके कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं जो कि हमारा a डैश x एंड a डैश y होगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए ax को लिख सकते हैं कि वो a cos थीटा होगा और साथ ही साथ ay a
साइन थीटा होगा। साथ ही साथ ए डैश एक्स के बारे में लिखा जा सकता है कि ये ए कॉस थीटा माइनस फाई है और ए डैश वाई ए साइन थीटा माइनस फाई है, बिकॉज हमारा वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, और रोटेटेड कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ थीटा माइनस फाई एंगल बना रहा है। इन्हीं को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। ए डैश एक्स और ए डैश वाई को एक्सपैंड करने में पता चलता है कि ए डैश एक्स ए कॉस थीटा कॉस फाई प्लस ए साइन थीटा साइन फाई है, और ए डैश वाई ए साइन थीटा कॉस फाई माइनस ए कॉस थीटा साइन फाई है। अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे देन ए कॉस थीटा ए एक्स है, ए साइन थीटा ए वाई है। सिमिलरली इधर भी हम देख सकते हैं कि ये ए वाई है और ये ए एक्स है। इसी को हम लोग दोबारा से लिख सकते हैं दैट ए डैश एक्स ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई है, और वैसे ही ए डैश वाई माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कॉस फाई है। इन्हीं को हम लोग एक मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हम लोग रोटेशन मैट्रिक्स कहते हैं, बिकॉज इस मैट्रिक्स से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो से फाई एंगल से रोटेट करके हमें एक न्यू वेक्टर प्रोड्यूस करता है। सो कोई भी क्वांटिटी के कंपोनेंट्स अगर एक रोटेटेड कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस तरह के इक्वेशन को फॉलो कर रहे हों, देन हम उस क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। यानी कि अगर उसके कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई डॉट 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 जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो किसी रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद जो नए कंपोनेंट्स दे रहे होंगे वो एग्जैक्टली उस नए रोटेटेड कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसके एग्जैक्ट कंपोनेंट्स के बराबर हो जाए, देन हम कहते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी आइडिया को जनरलाइज करते हुए हम एक n डायमेंशनल वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। एक क्वांटिटी a जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम एक कॉलम मैट्रिक्स के अंदर लिख रहे हों, कोऑर्डिनेट एक्सिस के रोटेशन के बाद उसके जो नए कंपोनेंट्स हों उसे भी अगर हम एक कॉलम मैट्रिक्स के अंदर रख दें, और देन उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को उसे सेटिस्फाई करते हुए देखें कि a डैश इज इक्वल टू आर ए, वेयर आर इक्वल टू द रोटेशन मैट्रिक्स, जो कि एक n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर के एलिमेंट्स इस ढंग से होंगे कि वो एक रोटेशन मैट्रिक्स होगा, देन हम उस क्वांटिटी को एक वेक्टर कह सकते हैं। फिजिक्स में हम लोग वेक्टर को इसी ढंग से डिफाइन करते हैं। ये जानने की बात कि एक स्केलर और एक वेक्टर क्या होता है, नेक्स्ट अब हम लोग ये जानेंगे कि फील्ड्स क्या होते हैं। फील्ड्स बिल्कुल ही फंक्शंस की तरह होते हैं। जैसे फंक्शंस एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट पे असाइन करते हैं, वैसे ही फील्ड्स का भी काम ऐसा ही होता है। फील्ड्स बेसिकली स्पेस में मौजूद हर एक पॉइंट पे एक वैल्यू को असाइन करते हैं, जो अपने आप में एक वेक्टर या स्केलर कुछ भी हो सकता है हर एक टाइम पर। डिपेंडिंग अपॉन कि फील्ड कैसे वैल्यू को असाइन कर रहा होता है, फील्ड्स दो टाइप के हो सकते हैं। आइदर ये एक स्केलर फील्ड हो सकता है और दूसरा ये एक वेक्टर फील्ड हो सकता है। एक स्केलर फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जो स्पेस के हर एक पॉइंट पर एक स्केलर को असाइन करता है, यानी बेसिकली एक रियल नंबर को असाइन करता है। इसके एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर फील्ड होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज मान लेते हैं हमारे पास स्पेस में कोई एक चार्ज है, तो उससे हम स्पेस के कोई भी पॉइंट को ले सकते हैं, उससे उसकी एक पर्टिकुलर दूरी है और उसके लिए हम वहां पर उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन लिख सकते होते हैं। इसका मतलब है स्पेस में कोई भी पॉइंट हो वहां पर पोटेंशियली कुछ ना कुछ एक स्केलर वैल्यू होगी, एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर फील्ड। इसका एक मैथमेटिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो
तो हमारा ये फील्ड f स्पेस के हर एक पॉइंट x, y, z पर x प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू असाइन कर रहा है, जो हम जान सकते हैं कि अपने आप में एक स्केलर होगा। इसे हम थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस। इसमें हम एक पॉइंट चूज करते हैं एग्जाम्पल के रूप में 1,1,1। यहाँ पर ये फील्ड हमें 3 की वैल्यू देगी, बिकॉज यहाँ पर एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स है उनका सम 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। वैसे ही कोई एक दूसरा पॉइंट चूज करते हैं, एक रैंडम पॉइंट एग्जाम्पल में 3, 4, 3। यहाँ पर 3 + 4 + 3 यानी 10 वैल्यू हमें मिलेगी इस फील्ड के द्वारा। देख सकते हैं कि हर जगह पर ऐसे ही आप कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए, आपको एक स्केलर वैल्यू मिलेगी। दैट इज वाई इट इज अ स्केलर फील्ड। एक वेक्टर फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जो स्पेस के हर एक पॉइंट पर एक वेक्टर को असाइन करता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फील्ड्स क्यों हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है जो स्पेस में है, तो इससे किसी भी दूरी पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को भी लिख सकते हैं एज वेल एज डायरेक्शन को भी लिख सकते हैं। ऐसा स्पेस के हर एक पॉइंट के लिए किया जा सकता है, एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड। सिमिलरली एक मैग्नेट जो स्पेस में रखा होगा या फिर एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी रखा हो, इन दैट कंडीशन भी हम लोग स्पेस के हर एक पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को असाइन कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अ वेक्टर फील्ड। इसके एक मैथमेटिकल एग्जांपल को भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा फील्ड f स्पेस के हर एक पॉइंट x, y, z पर xi प्लस yj प्लस zk की वैल्यू दे रहा है, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक वेक्टर है। दैट मीन्स स्पेस के हर एक पॉइंट पर एक वेक्टर को असाइन कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर फील्ड। इसे भी हम थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है। इसमें हम एक पॉइंट चूज करते हैं एग्जाम्पल के रूप में 1,1,1। देन इस पर हमारा जो फील्ड है वो वैल्यू देगा i प्लस j प्लस k, जो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी ढंग से हम कोई और पॉइंट चूज कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में 3,4,3। यहाँ पे भी हमें एक वेक्टर मिलेगा जो होगा 3i प्लस 4j प्लस 3k। ये भी अपने आप में एक वेक्टर है। इसी ढंग से स्पेस के किसी भी पॉइंट को उठाने पर हमें वहां पर एक वेक्टर मिलेगा। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अ वेक्टर फील्ड। अब हम लोग इस बात पर फोकस करेंगे कि किसी भी स्केलर फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के दौरान फील्ड की वैल्यू में कितना चेंज आता है, इसे हम लोग मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सके। हम लोग सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं और एक ऐसे स्केलर फील्ड को इमेजिन करते हैं जो कि एक लाइन के हर एक पॉइंट पर एक स्केलर वैल्यू को असाइन कर रहा हो। कोऑर्डिनेट x पर फील्ड की वैल्यू f है और इससे dx आगे बढ़ने पे यानी कि x प्लस dx पर फील्ड की वैल्यू f प्लस df है। देन इस फील्ड में df इतना चेंज आया है और इससे हम लोग लाइन में dx जितना जो आगे बढ़े हैं उससे कुछ इस इक्वेशन के थ्रू रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा स्केलर फील्ड है जो कि एक प्लेन के हर एक पॉइंट पर एक स्केलर वैल्यू असाइन कर रहा है। यहाँ पे किसी पॉइंट x, y से हम किसी दूसरे पॉइंट x प्लस dx, y प्लस dy तक मूव करते हैं। इन दैट कंडीशन मान लेते हैं फील्ड की वैल्यू f से f प्लस df हो रही है। इस कंडीशन में हम लोग को पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करना होगा और फाइनली हम लोग इस एक्सप्रेशन के ऊपर आ सकते हैं। मान लेते हैं अब हम लोग एक नॉर्मल 3 डायमेंशनल स्केलर फील्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं अब हम लोग एक 3 डायमेंशनल स्केलर फील्ड को लेते हैं जो कि स्पेस के हर एक पॉइंट पर एक स्केलर वैल्यू को असाइन कर रही है। यहाँ पर हम एक पॉइंट x, y, z से एक दूसरे पॉइंट x प्लस dx, y प्लस dy, z प्लस dz तक मूव कर रहे हैं और फील्ड की वैल्यू f से f प्लस df हो रही है। यहाँ पे भी हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करते हुए एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के ऊपर जाने वाला हम एक वेक्टर dl वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि dl वेक्टर dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस
dz k कैप होगा। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें जो हमने df के लिए लिखा है, तो उसे हम लोग एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में जो दूसरा वेक्टर है वो और कुछ नहीं बल्कि dl वेक्टर है, यानी कि हम लोग ने स्पेस में एक पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट में गए उसकी ओर पॉइंट करने वाला वेक्टर है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में कुछ हद तक सिमिलर है, और यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी कुछ हद तक एक डेरिवेटिव का काम कर रही है। इसी क्वांटिटी को हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं, जिसे हम लोग 3 डायमेंशन में डेरिवेटिव का एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि 3 डायमेंशनल स्केलर फील्ड्स में जो चेंजेस होंगे उसको मेजर करने के लिए हम लोग ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं, जो कि डेरिवेटिव्स का स्केलर फील्ड्स के लिए एक्सटेंशन है। किसी भी स्केलर फील्ड f के ग्रेडियंट को हम लोग del f से डिनोट करते हैं, और del f का एक्सप्रेशन होता है del f by del x i कैप प्लस del f by del y j कैप प्लस del f by del z k कैप। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग क्या है। ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ग्रेडियंट हमेशा उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है जिसमें कि फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा चेंज हो रही होती है। इसे हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? इसे जस्टिफाई करने के लिए हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एक स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट del f इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और हम उस पॉइंट से किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में dl डिस्प्लेसमेंट करते हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इन दैट कंडीशन फील्ड की वैल्यू में जो चेंज आएगी उसे हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू लिख सकते हैं। चूंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पर थीटा ग्रेडियंट और dl जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव किए हैं उसकी ओर पॉइंट करने वाला वेक्टर है, उन दोनों के बीच का एंगल है। यहाँ पर हम एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी देन जो चेंज इन वैल्यू ऑफ द फील्ड है यानी df वो मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स जब dl वेक्टर और ग्रेडियंट वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 होगा देन df मैक्सिमम होगा, जिसका कि मतलब है कि जब ग्रेडियंट और dl वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे देन फील्ड की वैल्यू में आने वाली चेंज मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन ही सबसे ज्यादा चेंज का डायरेक्शन होगा, एंड दैट मीन्स कि ग्रेडियंट हमेशा मैक्सिमल चेंज की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है। आज हम लोग ने देखा कि एक वेक्टर क्या होता है, एक फील्ड क्या होता है, एक स्केलर फील्ड क्या होती है और एक वेक्टर फील्ड क्या होती है। इसके अलावा हम लोग ने स्केलर फील्ड में आने वाली चेंजेस को मेजर करने का एक तरीका ग्रेडियंट को निकाला, जो स्केलर फील्ड्स के लिए वैसा ही है जैसे फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके अलावा हम लोग ने ग्रेडियंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी जाना। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।